यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का 72 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। ज्ञान बिंदु यहाँ पर टेस्ट है इनका, और यहाँ पर टेस्ट नंबर तीसरा रहेगा ये, है ना। टेस्ट नंबर यहाँ पर 3 है, और इसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 करने का मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं। हम लोग अत्यधिक क्वेश्चन इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका पार्ट 2 यहाँ से अब देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 77 से 150 क्वेश्चन तक इसके कवर करेंगे, ठीक है। और फिर आज हम लोग यहाँ पर करेंगे PW का क्वेश्चन कर लेंगे, या तो फिर मैं दृष्टि है इसका टेस्ट करूँगा जो बचा हुआ है वो, ठीक है। तो जैसा होगा मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे जो अपडेट करके बताऊंगा क्या यहाँ पर कौन सा पेपर होगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 से देखते हैं। 77 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गया था? कौन सा हुआ था बताना है आपको। देखो यहाँ से जो हुआ था, यह आर्टिकल 356 जो है ना, ये तो होगा नहीं, लेकिन आर्टिकल जो 324 है ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्टिकल 324 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को 1949 को नागरिकता चुनाव, तदर्थ समितियाँ और स्थायी परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, ठीक है, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये स्वतः ही लागू हो गए थे। और संविधान में शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस दिन 1930 से लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया गया था। तो ये सब बात याद रखते हैं। 78 नंबर है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा, ये थे JV कृपलानी, इसका सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे, और संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 8 बड़ी एवं अन्य छोटी समितियां बनाई गई थी, ठीक है, याद रखना है। 79 नंबर है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि मार्शल लॉ सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण को किन न्यायालय के रिट में क्षेत्राधिकार अपवर्जित करती है? आंसर 79 का हो जाएगा, ये अपवर्जित करती है। सी यहाँ से आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों यहाँ से क्या होगा, 79 का आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल जो 32 है इसके अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि जहाँ तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, वहीं कोर्ट मार्शल सैन्य विधि के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उससे अपवर्जित करती है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल और पुलिस बलों को खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मूल अधिकारों को युक्त प्रबंधन लगा सके। आंसर क्या होगा, 79 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, 80 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ से। इसमें बोले संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को सदन में कही गई यहाँ पर बात या फिर दिए गए मत के संबंध में न्यायालय की कार्रवाई से मुक्ति देता है? कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, ये होगा आपका 80 का जो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्टेटमेंट, अनुच्छेद 105 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 105 का होगा इसका करेक्ट आंसर है। 105(2) के तहत जो है ये संसद के जो सदस्य हैं उसके सदन में कही गई यहाँ पर किसी बात के लिए दिए गए मत के संबंध में न्यायालय की कार्रवाई से मुक्ति देता है, और विधि के समक्ष समता का अधिकार पूर्ण नहीं होता। इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद है। भारत को राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ अनुच्छेद 361 के तहत प्राप्त होती हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? आंसर क्या होगा? 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 81 का हो जाएगा डी यहाँ से आंसर होगा, राज्य क्षेत्र में विधानमंडल का सदस्य इसका सही आंसर होगा, डी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 82 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर, ये होनी चाहिए कितनी, ये 12 होनी चाहिए, ठीक है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के मुख्य नियम, यहाँ पर मंत्रियों की कुल संख्या केंद्र में प्रधानमंत्री सहित यहाँ पर केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या का लगभग लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 82 हो गया। 83 नंबर 83 संसदीय चुनाव में क्षेत्र मतदाता सूची तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? ये होगा चुनाव निबंधन पदाधिकारी, इसका आंसर होगा, ठीक है। 83 संसदीय चुनाव में क्षेत्र मतदाता सूची तैयार करने के लिए चुनाव निबंधन पदाधिकारी उत्तरदायी होता है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य संघीय शासन के परामर्श अथवा स्थानीय प्राधिकार में किसी अधिकारी को चुनाव प्रबंधन निबंधन होता है उसमें पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करता है।
पीठासीन अधिकारी ये क्या होता है, ये मतदाता जो मतदान अधिकारी होते हैं उसके सहयोग से मतदान केंद्र पर मतदान कार्य संपन्न कराता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। 84 नंबर है 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला बोला है यहाँ से क्या, देखो पहला इसमें बोला है कि वर्ष 1909 का अधिनियम चुनाव का सिद्धांत, ये बात करेक्ट है। 1909 का अधिनियम चुनाव सिद्धांत से संबंधित है और 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी की गई थी। और 1919 बोला है जो 1919 जो है ये क्या है, ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसमें द्वैत प्रांतों के शासन को लेकर के प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई थी। तो ये प्रांतीय स्वायत्तता गलत हो जाएगी, तो ये सब गलत है ना, सिर्फ जो सही पूछा तो ये यहाँ से इसका सही होगा आंसर 84 का। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। इनमें से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का होगा, आंसर 85 का बी आपराधिक मामले सही आंसर होगा। आपराधिक मामले संबंधित कानून समवर्ती सूची का विषय है और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को संघ व राज्य दोनों संशोधित व नवीनीकृत कर सकते हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय, ठीक है, रेडियो दूरदर्शन संघ सूची का विषय और वैदेशिक मामले, जो वैदेशिक मामले होते हैं वो संबंधित विषय सूची से जुड़े होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची से होते हैं। लोक स्वास्थ्य स्वच्छता जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत है। तो ये सब याद रखना है आपको। 85 का भी। 86 नंबर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन जो पद्धति और यहाँ पर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से शामिल है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 86 का ये सी आयरलैंड का संविधान इसका आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। 87 नंबर है, भारतीय संविधान में संघीय विशेषताओं के संबंध में भारत संविधान की सर्वोच्चता किस प्रकार की विशेषता बताई गई है। आंसर हो जाएगा 87 का ये बताई गई है संघात्मक, है ना। भारतीय संविधान की जो सर्वोच्चता है भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है और इसमें द्वैत राज्य पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था होगी। बी 87 का करेक्ट आंसर है। 88 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, अनुच्छेद और यहाँ पर इसके विषय वस्तु हैं। 88 में आंसर क्या होगा, देखो अनुच्छेद 129 आपका हो जाएगा इससे क्या, ये हो जाएगा अभिलेख न्यायालय के रूप में, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेशों का पुनर्विलोकन, ठीक है। और आर्टिकल 142 हो जाएगा क्या, सी का आपका हो जाएगा 4 उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्याय करने की शक्ति। और आर्टिकल 131 क्या होगा, ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार। करेक्ट आंसर 88 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो मैच करेंगे तो बी यहाँ से सही आंसर आएगा। ठीक है, बी मतलब 2, 3, 4, 1 है ना। ये 89 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं। आंसर देगा 89 का करेक्ट आंसर डी, संसद में गणपूर्ति। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है और संसद में साधारण बहुमत से तात्पर्य होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना। और साधारण बहुमत द्वारा संशोधित विषय जो अनुच्छेद है 368 की सीमा से बाहर होता है, याद रखना है बात यह। 90 नंबर है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संसद को किस सदन में पेश किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 90 का ये करेक्ट है, संसद को किसी भी सदन में कर सकते हैं। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में इसको पेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और यहाँ पर संविधान के भाग 20 है जो उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में इसकी व्यवस्था संशोधन की शक्ति प्रदान की गई और संशोधन की प्रक्रिया केवल केंद्र संसद में शुरू होती है और किसी भी राज्य की विधानसभा को इसे शुरू करने का अधिकार नहीं होता है। और संविधान संशोधन विधेयक को कोई मंत्री या कोई निजी सदस्य पेश कर सकता है। इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर 90 का एक करेक्ट है। 91 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद और उसके विरुद्ध अधिकार। बी 91 का आंसर होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। राइट, याद रखना ये बात भी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंश उसके प्रावधानों के संबंध में कौन सा गलत है। इसमें जो गलत हो जाएगा कौन सा होगा गलत, 92 का ये, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य की उपाधि ले सकता है। आंसर 92 का डी करेक्ट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 18 का 2 और 18 का 2 जो होता है उसके अनुसार भारत में कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। बालाजी राघवन केस
1995 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों को संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री होंगे। ठीक है, याद रखना है। 93 आते हैं। 93 नंबर है, इसमें बोले सूची को सूची 2 को मैच करना, रीड, और यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, आगे परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं, राइट, या प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद उत्प्रेषण, आपका पूर्णता प्रमाणित करना। ठीक है, और डी नंबर आपको हो जाएगा अधिकार परीक्षा किसी से अधिकार, मतलब यहाँ से किस अधिकार से है ये बताना। 93 का ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर रीड जो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, और प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। रीड एवं इसके अर्थ होते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर को प्रस्तुत किया जाए, प्रतिषेध रोकना, उत्प्रेषण प्रमाणित या सूचित करना, अधिकार परीक्षा किसी अधिकार क्या होगा। आगे आते हैं 94 नंबर, समाजवादी सिद्धांत के बारे में विचार करने, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का, यहाँ से ये शामिल है। एक तो देखो, एक तो आपका आंसर हो जाएगा समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39 का, है ना। और उसके बाद आपको जो शामिल होगा इसमें उद्योगों प्रबंधन जो कामकार होते हैं भाग लेने के लिए कदम उठाना, आर्टिकल 43 का। दो बातें यहाँ से करेक्ट हैं 94 की। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 एक गांधीवादी सिद्धांत है, राइट, तो वह गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, है ना, 2 और 3 सही आंसर है बी। क्वेश्चन 95 है 95, राज्य के नीति निर्देशक तत्व चेक के समान है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, ये कथन किसका होगा। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन है के सा का सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व चेक के समान है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, ये कथन के सा का है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आलोचनाएं नसीरुद्दीन ने कहा था कि ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाता है। और टी के स्तंभचारी ने कहा था कि भावनाओं को एक स्थायी कूड़ागर बताया था। और केसी विहार जो थे उन्होंने बताया था कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा बताया था। तो ये सब नोट कर लो पॉइंट। अब 95 का सी। 96 नंबर है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर महान्यायवादी, इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत के महान्यायवादी होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के मान्यवादी की पद की व्याख्या की गई है। और मान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं होता है। 97 नंबर है 97, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा। कौन सा कथन गलत है, आंसर हो जाएगा 97 का डी, कैग को स्थानीय निकाय की लोक लेखा जो परीक्षण थी उसका अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 97 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैग को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षण का अधिकार है। और स्थानीय निकायों को ऑडिट राज्य सरकार के अपने स्थानीय निधि लेखा परीक्षण करते हैं, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में राज्यपाल की सलाह पर कैग को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। 98 आते हैं। 98 है, पेशा कानून जो है उसके तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण निकाय कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा 98 का सही आंसर ये ग्राम सभा होगा। ठीक है, पेशा अधिनियम जो है ये पेशा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभा को सबसे शक्तिशाली इकाई मानता है। और ग्राम सभा को आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और उसकी परंपराओं की रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। पेशा अधिनियम 1996 मुख्य उद्देश्य संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समुदाय को आत्मशासन का अधिकार देता है। 98 का पी करेक्ट है। 99 सम्मिलित करना है आयोग, और यहाँ पर स्थापना वर्ष कौन कौन सा था इसका देखते हैं। पहला ये जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, ये 1992 में। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार जो आयोग है सी को आपको हो जाएगा 1 2007 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति आयोग है या जाति आयोग है जो ये काफ़ी लेट था, तो कब था 2007 नहीं कब था 2007 हाँ ठीक है 2004 होगा 7 में। ठीक है, याद रखना है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार जो है 2007। ठीक है, याद रखना है। आंसर 99 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया 100 नंबर। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहला बोला है आयोग की निकाय और इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा। पहली बात है 100 में देखो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा बी का 3rd सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें क्या होंगे सी का 3 हो जाएगा आपका ये नहीं सॉरी सी का 1 हो जाएगा आपका ना, सी का 1 होगा
ये गृह मंत्रालय में। और भारत का निर्वाचन जो आयोग है ये कहाँ होगा, ये होगा विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत। 100 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, 101 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आंसर हो जाएगा 101 करेक्ट आंसर डी, 3 वर्ष से 70 वर्ष के आयु जो भी पहले हो, डी आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। आंसर 101 का डी करेक्ट है। आगे आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 है, यदि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा चुनाव में कम से कम कितने राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक होगा। आंसर हो जाएगा 102 का सी करेक्ट है, 4 या उससे अधिक राज्य। ठीक है, 4 उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय जो या राज्य स्तरीय जो दल है उसके रूप में प्राप्त मान्यता को निर्वाचन कार होता है। ठीक है, और ये बस इतना ही जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, इतना ही। आंसर 102 का क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित होगा। 103 का करेक्ट आंसर क्या, ये सी करेक्ट है। अनुच्छेद 371 का जो है ये मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है और संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झा है ना, 371 झा तक क्या होगा, ये 12 राज्यों में संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये सब बात याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। 104 में देखते हैं। से पहला बोला है अनुच्छेद 332 आपको हो जाएगा विधानसभा SC/ST के लिए आरक्षण था। ठीक है, उसके बाद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सही बात है। आर्टिकल 340 था आपका पिछड़े वर्गों की जांच करना है ना, स्थिति। और 342 जो होगा ये क्या होगा, बस पता होगा क्योंकि अनुसूचित जनजाति होंगी इसमें। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, 104 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 है। 105 नंबर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के व्यक्तिगत जो कार्य है उसके संबंध में कौन सा कथन इसमें सही होगा। इसमें सही है 105 का बी स्टेटमेंट, उनके विरुद्ध कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया सकता है। आंसर बी 105 का सही आंसर होगा। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके कार्यकाल का सिविल कार्रवाई उनको 2 महीने पूर्व सूचना देकर ही की जा सकती है। आंसर 105 का क्या होगा, ये बी करेक्ट है। 106 नंबर है, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। आंसर 106 का हो जाएगा क्या, डी आंसर होगा 1966 इसका सही आंसर होगा डी। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में जो वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। और भारत में लोक सेवाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। और अखिल भारतीय सेवाओं में वे सेवाएं जो राज्य और केंद्र सरकार के समान मानी जाती हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 107 नंबर, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं सूची में जोड़ी गई थी। आंसर 107 का क्या होगा, 107 का डी करेक्ट आंसर होगा। 92 संविधान संशोधन अधिनियम, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं वर्णित है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। 108 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था जीबी खेर की अध्यक्षता में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में राष्ट्रपति बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी और 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट पर समीक्षा की थी। इसके आधार पर ही संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यों व संसद की कार्रवाई में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर जारी रखने के साथ हिंदी में प्रयोग को बंद किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। 108 का सी। 109 आते हैं। 109 नंबर है, सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर, ये 43B सही आंसर होगा इसका। 43B इसका सही आंसर होगा क्योंकि सहकारी समिति की बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 43B जोड़ा गया था और 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति का संरक्षण प्रदान किया गया था। 110 परिसीमन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है। कोई एक सही सुमेलित होगा, कौन सा है वो हो जाएगा दूसरा परिसीमन आयोग 1963। ठीक है, पहला 1952 था, 53 नहीं था।
तीसरा 1973, 72 नहीं था। चौथा क्या होगा, ये 2003 नहीं था, 2002 था, याद रखना है। 111 आते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भारत के विधेयक के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा। ये एक गैर संवैधानिक परामर्शी निकाय होगा, पहला क्या होगा। 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, स्वतंत्र भारत के पहले विधेयक के अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थी, या शीतलवाड़ ने की थी इसकी जो अध्यक्षता, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये स्वतः संज्ञान से जो मामले हैं वो भी जांच कर सकेगा और इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, ये बोला बाध्यकारी होती हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, 111 का डी करेक्ट है, गलत पूछा था तो। 112, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना के संबंध में विचार करना है। DDM में एक अध्यक्ष, एक अतिरिक्त अधिकतम 7 सदस्य होते हैं, पहला क्या होगा। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचित प्रतिनिधि DDMA का पदेन अध्यक्ष होता है, सही बात है। NDRF के लिए बजट का निर्धारण एवं आवंटन करना, ये क्या होगा, ये इसके अंतर्गत होगा, तो क्या होगा, तीसरी बात गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि NDRF के लिए बजट का निर्धारण आवंटन राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण उसके द्वारा करते हैं, राइट, ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट, 112 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के दायरे में कौन से बाहर रखा गया है, इसमें आंसर हो जाएगा 113 का सी, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें बाहर रखे गए हैं। ठीक है, 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं होता है। 114 का आंसर हो जाएगा ये नहीं होता है, राष्ट्रपति द्वारा नामित न्यायाधीश इसमें नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नामित न्यायाधीश मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं होता है। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से की गई थी। ये केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत प्रणाली जो होती है, कार्य प्रणाली, उसके वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उसके बारे में शिकायत को लेकर के सुनवाई करता है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। 114 का डी। 115 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। आंसर हो जाएगा 115 का करेक्ट आंसर बी, संथानम समिति इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार में रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। इसका गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन और भत्ते, अन्य सेवा शर्तें संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती हैं। आंसर 115 का बी। 116, हमारे देश के संविधान के अनुसार या हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा में कार्यकाल क्या होगा, क्या है। आंसर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर, ये समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा एक कार्यकाल समाप्त होने का जो विषय नहीं माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा भारतीय संसद के ऊपरी प्रतिनिधित्व का सभा होती है, जिसमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारतीय जनसंघ 1951 के संबंध में संस्थापक इसके कौन थे जो बाद में भाजपा के नाम से प्रसिद्ध थे। आंसर 117 हो जाएगा, ये बी करेक्ट होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और प्रमुख राजनीतिक दल एवं उनके संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी काशीराम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये सब थे, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, नेशनल पीपल्स पार्टी PA संगमा। 118, भारत के संविधान के अनुसार देश में शासन के निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व होते हैं या मूलभूत कौन से होते हैं इसमें शासन को कि शासन के लिए मूलभूत तत्व या प्रकार। तो आंसर हो जाएगा 118 का जो सही आंसर होगा, ये मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य जो होंगे ये भारत संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए मूलभूत माने जाते हैं। आंसर 118 का डी करेक्ट सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 119 नंबर है, नीचे दिए गए कथन और कारण है ए और आर। तो बोला कि जब जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। जब वही न्यायाधीश फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। यहाँ सत्र न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, है ना। तो दोनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, राइट। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 120 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
इसके अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा 120 का डी, निचली अदालत में आदेश के खिलाफ अपील। यहाँ से क्या होगा 120 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, अनुच्छेद और यहाँ पर विषय वस्तु संबंधित इससे कौन कौन है। देखो पहला हो जाएगा ये 243E, ये हो जाएगा पंचायतों का कार्यकाल, ठीक है। बी का क्या होगा अनुच्छेद 243H, ये क्या हो जाएगा 243 जो H है ये हो जाएगा बी का 3, है ना। और अनुच्छेद 243 जो जे है 243J सी नंबर आपको हो जाएगा पंचायतों का लेखा अंकेक्षण। अनुच्छेद 243O चुनाव मामले संबंधी न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक। आंसर क्या होगा 121 का ए करेक्ट है। ए नंबर में यहाँ पर ये सब बातें सही होंगी इसकी, ये ठीक है। क्वेश्चन 122, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो किस मामले में न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया था। आंसर 122 का हो जाएगा ये घोषित किया था। करेक्ट आंसर डी, केशवानंद भारती मामला इसका सही आंसर होगा। न्यायिक समीक्षा के संविधान की मूलभूत विशेषताएं और केशवानंद भारती मामला में घोषित किया गया था यदि कोई कानून या संशोधन संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे अवैध या शून्य घोषित कर सकती है। और न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेश में संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति होती है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देती है। 122 का डी। 123 नंबर है, पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें क्या थी। आंसर 123 का हो जाएगा बी, जिसमें से आपको केवल जिला परिषद का गठन और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को साथ किया जाना, लेकिन पहली बात जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल निकाय होना चाहिए और पर्यवेक्षी संस्था होनी चाहिए, ये बात इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिला परिषद को केवल सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षी निकाय होना चाहिए। ओनली 1 गलत है, 2 करेक्ट है, तो बी आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन 124 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल एवं पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। पहली बात है 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पर पद पर रहना, है ना। 124 का पहला क्या होगा, पहले स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से क्योंकि यहाँ पर 62 वर्ष तक यहाँ पर पद पर रहना, ठीक है। सेकेंड बात है संसद की सिफारिश राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है, ये बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है। वित्त आयोग के जो प्राप्त यहाँ पर पंचायती राज संस्थाएं उसके लिए सहायता अनुदान किसे जारी की जाती है। करेक्ट आंसर 125 हो जाएगा, ये जारी की जाती है बी स्टेटमेंट मतलब ग्राम पंचायत, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और ये सहायता पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बुनियादी सेवाएं और स्वच्छता पेयजल सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं। और आर्टिकल 243 का आई के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में, है ना, हर 5 साल में एक वित्त आयोग के गठन का अधिकार होता है। 125 का बी करेक्ट आंसर है। 26 भारतीय संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेद में संघलोक सेवा आयोग के वर्णन किया गया है। 126 का आंसर हो जाएगा ये किया गया भाग 10/14, है ना, भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक। ए 126 का सही आंसर होगा। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है। इसमें शामिल है, आंसर हो जाएगा 127 का। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और पदों के लिए चुनाव कराना। पहला यहाँ से क्या होगा, गलत है, ठीक है, क्योंकि भारत का चुनाव इन पदों पर चुनाव नहीं कराता है। सेकेंड बात है, निगमों इनमें चुनाव कराते ही नहीं है, तो है ना। और चुनाव से उत्पन्न सभी सांसदों जो के विवादों का निर्णय भी करता है चुनाव जो आयोग भी गलत हो जाएगा। तो तीनों बातें यहाँ से इसकी गलत है 127 की। आंसर क्या होगा, और चुनाव का आयोग का खर्च जो होता है मतलब कार्य चुनाव खर्च प्रबंधन करना, ये सब न्यायिक निर्णय देना नहीं होगा। तो तीनों बातें गलत हैं इनकी। आंसर डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 128 है, इसमें बोला छठी सूची के संबंध में विचार करने राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है। 128 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार 5वीं सूची के तहत करता है, ना कि छठी में। इसके तहत अंतर्गत पूर्वी असम राज्य, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर आदि त्रिपुरा राज्य शामिल होंगे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से भी गलत है। तीसरा, राज्यपाल को स्वशासी जिलों के पुनर्स्थापित करने की अधिकार होता है, ये बात करेक्ट है। 128 का सी। 129 129 दिल्ली के विशेष संबंध में विचार करना है। कथन है कारण, उपराज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के बराबर होता है। पहला 129 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, उपराज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस नहीं ले सकता है, ये बात गलत है क्योंकि किसी भी समय वो क्या होगा, वापस ले सकेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा,
ओनली वन करेक्ट है, 129 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 130, विनियोग विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में दौरान विधानमंडल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? आंसर हो जाएगा शक्ति नहीं होती है, अनुदान की राशि में परिवर्तन इसकी शक्ति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि विनियोग विधेयक का काम केवल उस खर्चे को कानून के रूप में देना होता है जिसे विधानसभा पहले से ही अनुदान की मांग के रूप में स्वीकार कर चुकी है, और सरकार राज्य की संचित निधि से तब तक पैसा नहीं निकाल सकती जब तक कि विनियोग विधेयक पारित न हो जाए। आंसर 130 का एक करेक्ट है। 131, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होती है जिसमें चुनाव नहीं होते हैं? 131 का आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट, अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ पर समिति इसका आंसर होगा। अनुसूचित क्षेत्रीय समिति पूरी तरह से नामित इकाई होती है, और ये ना तो निर्वाचित इकाई हो ना ही संबंधित इकाई होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में समिति का गठन आमतौर पर तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए किया जाता है, जहां नगरपालिका प्रशासन लागू करना अभी संभव नहीं होता है। 131 का ए। 132, नगर निगम में नगर निगम आयुक्त के बारे में विचार करना है। ये केवल परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर नगर आयुक्त परिषद और स्थायी समितियों द्वारा लिए गए या दिए गए जो निर्णय होते हैं उसको लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ना कि केवल परिषद का काम होता है। तो ये बात गलत होगी। मेयर स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, ये बात गलत है, क्योंकि नगर आयुक्त होगा इसमें, है ना। दोनों बातें गलत हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? सही पूछा है कौन सा है, तो दोनों बातें गलत हैं, डी। 133 नंबर है 133, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समावेशी डिजिटल पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में हिस्सा माना है? करेक्ट 133 का क्या होगा? 133 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, सोचो क्या होगा, ये हो जाएगा अमर जैन बनाम भारत संघ, इसका आंसर होगा 133 का। ठीक है, आगे 134, लोकसभा का अध्यक्ष और उसको संबोधित लिख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा किसे? आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर सी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। भारतीय संसद का सचिवालय, ठीक है, भारतीय संसद का सचिवालय है ये क्या? ये सरकार के स्वतंत्र होगा। 136, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत की किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? 136 का आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये नहीं होगा। ठीक है, 137, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, दिनेश गोस्वामी समिति, इसका आंसर होगा। दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। 138, वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में विचार करना है। यह अनुच्छेद 280 के तहत वर्णित एक अर्धन्यायिक निकाय होगा। 138 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है। सेकेंड बात, ये अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपता है, ये बात गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति हर साल 5 वर्ष में आवश्यकता अनुसार कर सकता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, तीसरी बात है, वित्त आयोग की सिफारिशें की प्रकृति बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है, ये भी बात गलत हो जाएगी। सलाहकारी होती है, सलाहकारी प्रकृति की होती है। ठीक है, तो 2 और 3 गलत है, आंसर 1 से पहला करेक्ट है। 139, 139 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में विचार करना है। इसका गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया गया था। 139 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि दो से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहला गलत। सेकंड, ये संवैधानिक निकाय है, करेक्ट है। इसके सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, दोनों बातें करेक्ट है, 2 और 3। 147 का बी। 140 नंबर आते हैं, यदि राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति उस मामले में किसके पास भेजता है? आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट, बी आंसर होगा। संविधान के अनुसार भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी किसे मानता है? 141 का आंसर हो जाएगा, ये मानते हैं संघ लोक सेवा आयोग, इसका सही आंसर होगा। संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को भारत का मेरिट पद्धति का प्रहरी माना जाता है, और मेरिट पद्धति का प्रहरी से तात्पर्य होता है कि ये प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषय पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं पर जो केंद्रीय सेवाएं उसको लेकर भर्ती और सेवा सलाहकार से संबंधित होगा। 142, क्या मानवाधिकार आयोग न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है? आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर, हाँ कर सकता है, लेकिन ये न्यायालय की अनुमति से, ठीक है, कर सकता है। उसे वहाँ पर जो आयोग की अधिकार होगा कि उसे वह अदालत की अनुमति लेकर उस कानून
कार्रवाई का हिस्सा बन सके। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है और वह आयोग के देश में मानवाधिकार का प्रहरी होता है। और यह आयोग का एक बहुसदस्यीय संस्था होती है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं इसमें। और इस आयोग का अध्यक्ष भारत के कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य या फिर एक कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए इसमें। ये सब बातें याद रखना। 142 का सी। 143 कथनीय कारण राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्यों के सहयोग से सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। 143 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, योजना आयोग मुख्यतः एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, आंसर है। 144 है, नीति आयोग की कार्यप्रणाली में दृष्टिकोण है। क्या दृष्टिकोण है? केवल केंद्र द्वारा निर्देशित। ठीक है, नीति आयोग की कार्यप्रणाली आधार से शीर्ष दृष्टिकोण पर आधारित है और ये ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और नीति आयोग भारत के जो अध्यक्ष इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद स्थापित करना होता है और नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। आंसर 144 का बी। 145 है, इनमें से कौन सा अधिकार महाधिवक्ता को प्राप्त होते हैं? महाधिवक्ता को प्राप्त है, आंसर हो जाएगा वे राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल सकता है। ये बात एकदम करेक्ट है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन आते हैं 146 नंबर, 146 नंबर। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहली बात 146 का ऐसे क्या होगा? गलत है। किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा होती है, ना कि राज्यपाल द्वारा। राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत रहता है। ये बात भी गलत है, नियत नहीं रहता है अभी। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 146 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई बातें सही नहीं है। डी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 147। ग्राम न्यायालय के संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं 147 को। पहला है ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होगा। पहला क्या होगा? 147 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की देखरेख कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, ग्राम न्यायालय की स्थापना 11वीं विधि आयोग की सिफारिश पर आधार पर की गई थी। तीसरी बात क्या होगी? 147 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 114वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओनली वन करेक्ट है, एक आंसर होगा। 148 है, स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार उन विवादों से है जिसमें क्या? जिसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक सेवाएं उपयोगिताएं सेवाएं होंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 148 का सी करेक्ट है। इसके अध्यक्ष जिला न्यायाधीश और उसके ऊपर की रैंक का न्यायिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन आते हैं 149 नंबर में। लोक अदालत के संबंध में विचार करने कौन सा सही नहीं है। लोक अदालत के बारे में कौन सी गलत बात है? तो यहाँ से जो गलत हो जाएगा, लोक अदालत में फैसले के खिलाफ यहाँ पर जिला न्यायालय में अपील सुनाई जा सकती है। ये बात गलत है इसकी, क्योंकि लोक अदालत का फैसला अंतिम एवं सीधी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, और लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय, जिला उच्च, सर्वोच्च न्यायालय कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 39A में के तहत समाज के कमजोर वर्गों के मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने को लेकर लोक अदालतों का प्रावधान किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन 149 हो गया। 150 नंबर। 149 में आंसर क्या है इसका? सी करेक्ट है ना। ठीक है, 150 लास्ट क्वेश्चन होगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के संबंध में विचार करना है। पहला बोला है कि कैट वह सदस्यीय निकाय है जिसमें एक सदस्य और जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट इसका 150 का जो हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। हाँ, पहला करेक्ट होगा, सही है पहली बात। सेकेंड बात है सेकेंड बोला इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, कैट के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 से 70 वर्ष की आयु तक होता है। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कैट
कोई उपाध्यक्ष नहीं होता है। तो सिर्फ पहली बात ऐसे करेक्ट है, आंसर एक यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। गलत पूछा है तो 2 3 सी। टेस्ट टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन कवर हो गए। ज्ञान बिंदु का यहाँ पर टेस्ट नंबर तीसरा था और यहाँ पर तीसरा टेस्ट पॉलिटी का खत्म हो चुका है। हम लोग अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बाद में चौथा नंबर करेंगे। उससे पहले हम लोग दृष्टि का जो पेपर बचा है वो करेंगे और अभी केजीएस का और हिस्टोरिया का भी क्वेश्चन पेपर हम लोग को करना है, ठीक है, वो सब भी कवर करेंगे। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।